तो आज हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग पार्ट 1 जो देखे थे, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। जो क्लास 9 का जो साइंस है, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग क्या कवर करेंगे? पार्ट 2 में आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था। आज हम लोग पदार्थ की अवस्था को पार्ट 2 में कवर करेंगे, पदार्थ की अवस्था। तो और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़े थे? तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग पदार्थ क्या है देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के क्या गुण हैं, ये भी मेरा हो गया था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्था कितनी है, तो ठीक है। तो पदार्थ जो है वो मुख्य रूप से, पदार्थ को मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। लेकिन हम लोग जानकारी के लिए 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे। पदार्थ के कितने अवस्था पढ़ेंगे? 5 अवस्था। हम लोग जानकारी के लिए 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 3 मुख्य कौन सा है। तो फर्स्ट है मेरा सॉलिड, फर्स्ट मेरा क्या है? सॉलिड। सेकंड है आपका लिक्विड, सेकंड क्या है? लिक्विड। थर्ड वन क्या है? गैस। फोर्थ क्या है आपका? है प्लाज्मा। फोर्थ आपका क्या है? प्लाज्मा। और फिफ्थ नंबर में जो है वो आपका है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बी से बोस हो गया, ई से आइंस्टीन और सी से कंडेंसेट। मतलब ये 3 जो है, सॉलिड को हम लोग ठोस कहते हैं। सॉलिड को क्या कहेंगे? ठोस। लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव। और ये आपका क्या है? गैस। ये आपका क्या है? गैस। इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लाज्मा। और ये है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट। ये 3 जो है, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। पदार्थ के मुख्य कितने अवस्थाएं हैं? 3। यदि क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? 3 करेंगे। और यदि पूछा जाए कि पदार्थ की कुल कितने अवस्थाएं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 करेंगे। तो हम लोग दोनों याद रखेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इसको टिक आउट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं कि ठोस किस पदार्थ को कहा जाएगा और गैस किसको कहा जाएगा, लिक्विड किसको कहा जाएगा, प्लाज्मा हम किसको कहेंगे, इसके लिए क्या क्या शर्त है, इन चीज़ों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ठोस से, सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? हम ठोस से, कि ठोस क्या है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए सॉलिड। सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस, ठीक है। सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। और इसमें हम कुछ पॉइंट जो है वो आप लोगों के सामने क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा मेरा वो क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो आपका होगा, इसका डिफिनीशन होगा, ठोस पदार्थ किसको कहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज सॉलिड, यानी ठोस पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, या तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या एरो से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ठोस वैसे पदार्थों को, ठोस वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिसका आकार तथा आयतन, जिसका आकार तथा आयतन
आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित, यानी इसको हम फिक्स बोल सकते हैं। इसमें क्या है? साइज और वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मतलब कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो उसका साइज और वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो उसको हम ठोस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? ठोस। इसीलिए लिखा गया कि ठोस वैसे पदार्थों को कहा जाएगा या कहा जाता है जिसका आकार तथा आयतन क्या हो? दोनों निश्चित हो। निश्चित बोलने का मतलब हो गया कि फिक्स होना चाहिए। फिक्स कैसे होता है? कि मान लीजिए कोई सॉलिड मटेरियल है, आगे हम एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठोस में जो रहेगा, ठोस वस्तु में यानी सॉलिड मटेरियल में या सॉलिड सब्सटेंस में, ठोस वस्तु में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस मतलब स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें जो होगा यानी अंतर आणविक स्थान जो होगा वो क्या होगा? कम होता है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि ठोस में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, मीडियम होगा, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? कम होगा। ठोस में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा आपका? कम होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हम लोग ये ध्यान में रखना है, इसको नोट आउट भी करेंगे। इससे मेरा क्या होगा कि सॉलिड आपका नोट्स इसका बनता चला जाएगा। इसमें क्या होगा? ठोस में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा यानी स्ट्रांग होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा आपका? स्ट्रांग होगा। यानी ये सब क्वेश्चन आपका बन रहा है कि ठोस पदार्थों में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है वो क्या होता है? मजबूत होता है। क्वेश्चन दे देगा कि किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में और द्रव में। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। ठोस में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और उसके बाद इससे कम द्रव में होगा और द्रव से कम गैस में होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी तक हम लोग 3 पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इसका संपीड़न नहीं होगा। ठोस का संपीड़न यानी नगण्य, इसमें नगण्य संपीड़न होगा। संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन। किसी चीज को कंप्रेस करेगा तो नहीं होगा। ठोस पदार्थ को जब हम लोग दबाते हैं, कुछ मान लीजिए ईंट है, ईंट को यदि हम लोग कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा। तो इसी को हम बोलते हैं संपीड़न। नगण्य संपीड़न होगा किसमें? ठोस में। यानी ठोस को संपीड़न नहीं कर सकते। ठोस को दबाकर उसका संपीड़न नहीं कर सकते, लेकिन गैस का संपीड़न कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घनत्व। डेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। ठोस का डेंसिटी क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? ठोस का, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठोस का डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाह्य बल लगाने से क्या होगा? बाह्य बल लगाने से ठोस वस्तुएं अपनी आकार को बदलती नहीं है। आप सुन के लिख सकते हैं। बाह्य बल लगाने से ठोस वस्तुएं अपनी आकार को बनाए रखते हैं। अपने आकार को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। ठोस वस्तु पर यदि कोई बाह्य बल लगाएंगे तो उसका क्या होगा? आकार जो है वो चेंज नहीं होगा। शेप और साइज जो है उसका चेंज नहीं होगा। मतलब वो अपनी आकार को क्या करेगा? बनाए रखेगा। मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है
और उसका साइज है रेक्टेंगुलर या फिर सर्कल का टाइप का है या को एन आकार का, इसमें यदि को बाह्य बल लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स को लगाया जाए, तो क्या होगा, इसका साइज जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, उसका आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ठोस वस्तु पर बल लगने से टूट सकते हैं लेकिन आकार को बदलते नहीं। बात वही है, ठोस वस्तु पे बल लगाने से क्या होगा, टूट जाएगा लेकिन वो आकार को बदलेगा नहीं। ये भी हम याद रख सकते हैं कि कोई भी ठोस वस्तु है, कोई भी क्या है, कोई भी मान लीजिए सॉलिड मटेरियल है और उस पे हम क्या कर रहे हैं, उस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन क्या, आकार चेंज नहीं करेगा। साइज कैन नॉट बी चेंज, साइज जो रहेगा उसका चेंज नहीं होगा। केवल क्या होगा, सॉलिड मटेरियल में फोर्स यदि हम अप्लाइड करेंगे तो टूट जाएगा, ब्रेक मतलब टूट जाएगा, लेकिन साइज जो है वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है, किसका, सॉलिड सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सॉलिड मटेरियल रहेगा वो दृढ़ होता है। दृढ़ बोले तो हम बोलते हैं रिजिड, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हम किसको कहेंगे, सॉलिड मटेरियल। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस पे हम कोई भी फोर्स या बल अप्लाई करेंगे, देन उसका क्या होगा, उसके बॉडी में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम साइज में परिवर्तन नहीं होगा, यानी ना ही कंप्रेशन होगा, ना ही उसका शेप और साइज बदलेगा। तो इस तरह के वस्तु को हम क्या कहेंगे, इस तरह के वस्तु को हम दृढ़ बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, दृढ़। तो ठोस वस्तुएं क्या होती है, दृढ़ होती है, जिसको हम रिजिड बोलते हैं। लोग नहीं बोलता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा रिजिड है, मतलब जो अपना बात रहेगा उसी को मानेगा, रिजिड हो यानी अपना ही बात को मानेगा। रिजिड मतलब अड़ जाएगा, कोई भी चीज पे क्या करेगा, अड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है। सवाल क्या पैदा होता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यदि किसी वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और वह वस्तु का आकार बदल सकता है क्या। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि हम किसी ठोस वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या वह वस्तु आकार को बदल सकता है क्या। तो हम कहेंगे कि ठोस वस्तु पे बल लगने से आकार नहीं बदलता है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया कि बाह्य बल लगाने से ठोस वस्तुएं अपने आकार को बनाए रखती है, मतलब बदलती नहीं है। जैसे में क्या, आकार बदल सकती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दूसरा रहेगा। मान लीजिए रबर, रबर आप जान रहे हैं, रबर क्या है, रबर भी एक ठोस पदार्थ है। जब इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि रबर अपना साइज को बदल लेगा, अपना साइज को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, लेंथ को बढ़ा देगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे हम फोर्स को रिमूव करेंगे, बल को हम जब हटा लेंगे, देन क्या होगा कि रबर फिर अपना ओरिजिनल शेप या साइज में चला जाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ठोस पदार्थ भी अपनी अवस्था को बदलेगा, लेकिन जब फोर्स को हटाएंगे, बल को जब हटा लेंगे, तो यदि वो फिर अपनी अवस्था में अपने से आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये ठोस पदार्थ है। जैसे रबर, रबर में हम टेंसाइल फोर्स लगाइए, यानी दोनों तरफ से खींचिए, तो क्या होगा, उसकी लेंथ जो रहेगा इंक्रीज कर जाएगा। जैसे बल को रिमूव करेंगे, वो अपना ओरिजिनल शेप में और या ओरिजिनल लेंथ में क्या होगा, चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ठोस से जुड़ी ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग पदार्थ का पहला अवस्था देख रहे थे, ठोस। तो ठोस वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि ठोस वस्तुओं में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा। ठोस वस्तु में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। इसके कारण ये मजबूत होता है, दृढ़ होता है। ठोस वस्तुओं का संपीड़न हम कर सकते हैं क्या, तो जवाब मिलेगा नहीं।
इसका कोई संपीड़न नहीं होगा, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, या बोल सकते हैं कि ठोस मटेरियल में रहेगा उसके अणु के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। देयर इज नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड मटेरियल। उसमें सॉलिड मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई गैप नहीं रहेगा। जब कोई गैप नहीं रहेगा, जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसका कंप्रेशन होगा क्या? नहीं होगा, कंप्रेशन आपका नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई भी तरह का स्पेस नहीं है। देन क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें डेंसिटी का मतलब होता है घना। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घना। तो इतना घना है, देखिए लिक्विड रहेगा तो दूर दूर रहेगा, इंटरमोलिकुलर जो रहेगा दूर दूर रहेगा। ये देखिए इसमें जब कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ये सटने का चांस है। जब इसको हम ठंडा करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा? अपने आप करीब आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बाय बल लगाने से ठोस वस्तुएं अपने आकार को बनाए रखती, मतलब बदलती नहीं है। देन क्या है? ठोस वस्तुएं रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है दृढ़। दृढ़ यानी को बल लगाया जाए तो वो आकार को बदलेगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि ठोस वस्तु से जुड़ी सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग उतार भी लिए होंगे। ठीक है। देन हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लिक्विड। इसके बाद क्या देखेंगे? लिक्विड। तो चलिए अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए लिक्विड यानी द्रव पदार्थ। ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या देख रहे हैं? लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? द्रव। ठीक है। इससे जुड़ी सारी जानकारी हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए लिक्विड से जुड़ी। लेकिन एक चीज यहाँ पे छूट गया जो आपको हम बता देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ठोस पदार्थ जो है वो दो तरह का होता है। ठोस पदार्थ कितने तरह का होगा? ये जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि जानकारी रहना बहुत जरूरी है अभी का दौर में, क्योंकि कंपटीशन का दौर है भाई। आधा अधूरी जानकारी रहेगी तो आप कंपटीशन में हार जाएंगे। इसलिए जानकारी पूरा मुकम्मल होना चाहिए। ठोस पदार्थ कितने तरह से हो सकता है? दो तरह से। फर्स्ट टाइप को हम बोलेंगे क्रिस्टलीय टाइप। फर्स्ट टाइप को क्या हम बोलेंगे? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? या क्रिस्टलीय। दूसरा टाइप को हम क्या बोलेंगे? या क्रिस्टलीय, या क्रिस्टलीय। यानी ठोस दो तरह के, क्रिस्टलीय ठोस और या क्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ ये भी हम देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे। यदि पूछ दिया जाए कि क्रिस्टलीय ठोस हम किसको कहेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस उसको कहेंगे जिसका आकृति गलनांक क्या हो, जिसका आकृति और गलनांक निश्चित हो। क्या हो? निश्चित। उसको हम क्रिस्टलीय बोलेंगे। जिस ठोस पदार्थ का आकृति और गलनांक निश्चित हो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहेंगे। जिसका आकृति और गलनांक क्या नहीं हो, जिसका आकृति और गलनांक नहीं हो उसे हम बोलेंगे या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। मतलब आपको समझ में आ गया। क्रिस्टलीय पदार्थ किसको कहेंगे? जिसका आकृति और गलनांक क्या हो? निश्चित। जिसका आकृति और गलनांक नहीं, तो ऐसे पदार्थ को हम ठोस तो कहेंगे लेकिन या क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ये भी चीज आपको ठोस के नीचे ही आपको ये चीज लिख लेना। उसके बाद आपको हेडिंग लगाना है लिक्विड। उसके बाद क्या लगाना है? हेडिंग लिक्विड। तो लिक्विड में हम लोग देखते हैं कि द्रव में क्या होगा। द्रव में फर्स्ट पॉइंट, ठोस में देखे थे कि आकार और आयतन दोनों निश्चित था। ठोस में क्या देखे? आकार और आयतन दोनों निश्चित था। अब द्रव में क्या होगा? द्रव में जो है आयतन तो निश्चित हो जाएगा। आयतन क्या है? निश्चित हो जाएगा। इसका वॉल्यूम जो है वो निश्चित हो जाएगा,
लेकिन क्या, लेकिन आकार इसका जो है वो निश्चित नहीं होगा, आकार निश्चित नहीं होगा, आकार निश्चित नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि द्रव में आयतन तो निश्चित हो जाता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। और क्या, इसको जिस बर्तन में रखा जाएगा, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाएगा, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी के अनुरूप उसका आकार हो जाता है, उसी के अनुरूप उसका आकार हो जाता है। किसका? द्रव का। जितने भी लिक्विड सब्सटेंस है या लिक्विड मटेरियल है तो उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, आयतन तो निश्चित होगा। आयतन कैसे निश्चित होगा? जैसे मान लीजिए हम लोग के पास कोई द्रव है, 1 लीटर कोई द्रव है, ठीक है। कितना द्रव है? 1 लीटर। इस द्रव को हम यदि बड़े बर्तन में भी रख देंगे तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रहेगा वो सेम रहेगा, इसका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रहेगा वो सेम रहेगा। भले वो कम स्थान में रह लेगा लेकिन क्या है, क्वांटिटी उतना ही रहेगा, वॉल्यूम इसका सेम रहेगा। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है और इसको हम बड़ा बोतल में भर देंगे तो ये पानी उतना ही होगा, पानी घटे या बढ़ेगा नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे कि आयतन इसका फिक्स रहेगा लेकिन आकार फिक्स नहीं है। जैसे इस लिक्विड को बोतल में भर दिए तो आकार बोतल के समान हो गया, इसको यदि दूसरे बर्तन में रख देंगे तो दूसरे जैसा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इसमें जो है यानी द्रव में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो ठोस मतलब सॉलिड से, ठोस से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठोस से ज्यादा होगा। उसमें क्या पढ़े थे कि सॉलिड में, इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस यानी कम था, इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है? द्रव में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो ठोस से यानी सॉलिड से क्या होगा? सॉलिड से आपका कम होगा, सॉलिड से क्या होगा? इसमें कम होगा। यानी आकर्षण बल जो है इसमें क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड इज लेस देन, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। हम ये कह सकते हैं, मतलब लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो सॉलिड से कम होगा। देन क्या है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द्रव का घनत्व ठोस से कम है। द्रव का घनत्व क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। चाहेंगे तो पूरा इंग्लिश में लिख सकते हैं लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं या छात्राएं उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोशिश करते हैं कि दोनों मिला के लिखा जाए ताकि दोनों को समझ में आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, मतलब द्रव का जो घनत्व है वो सॉलिड से कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट है इसमें क्या है, यानी द्रव में फ्लो करने की क्षमता होती है। फ्लो करने का क्या होता है? इसमें क्षमता होता है। इन लिक्विड
इट इज एबिलिटी टू फ्लो, इन लिक्विड इट इज एबिलिटी टू फ्लो, इसमें फ्लो करने की क्षमता है। फ्लो करने का मतलब हो गया बहने, ये कंटिन्यूसली बह सकता है। पानी को हम चाहेंगे तो कंटिन्यूसली गिरा सकते हैं क्या? पानी को चाहेंगे तो हम कंटिन्यूसली गिरा सकते हैं कि नहीं? देखिए ये इसको हम आराम से कंटिन्यूसली गिरा सकते हैं, लेकिन यदि ये सॉलिड मटेरियल रहेगा तो लगातार गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, लगातार ये गिरेगा नहीं। मतलब द्रव में फ्लो करने की क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता। इट इज कैपेसिटी टू फ्लो इन कंटिन्यूअस, यानी ये लगातार फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? इसे जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका आकार उसी अनुरूप हो जाएगा, ये तो मैंने कवर कर लिया। उसके बाद है ये दृढ़ नहीं है। द्रव क्या है? द्रव दृढ़ नहीं है। हम लोग ने पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो दृढ़ है, ये दृढ़ नहीं है, लेकिन क्या है? लेकिन तरल है। लेकिन क्या है? ये तरल है। द्रव क्या है? दृढ़ नहीं है, लेकिन क्या है? ये तरल है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या द्रव जो है वो दृढ़ है, तो हम बोलेंगे नहीं, द्रव दृढ़ नहीं है, ये कैसा है? ये तरल है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? ठोस में विसरण का दर अधिक होता है, यानी द्रव पढ़ रहे हैं, ठोस बोल दिए। द्रव में विसरण का दर, विसरण होने या विसरण करने का दर जो है, विसरण का दर अधिक होता है। विसरण का दर इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। किसमें? द्रव में। द्रव में विसरण का दर अधिक होता है। विसरण बोले तो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिक्स करना, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में क्या करना? मिक्स करना। इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब द्रव में विसरण का दर ज्यादा होगा, ठोस में क्या होगा? एकदम ना के बराबर होगा। द्रव में कणों के मय खाली स्थान ठोस से क्या होगा? ज्यादा होगा। द्रव में कण के मध्य खाली स्थान ठोस से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठोस से क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद क्या? द्रव का उदाहरण, एग्जाम्पल तो आपको जान ही रहे, लिक्विड जैसे आपका पानी हो गया, वाटर, वायर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। ये सब क्या है? द्रव का उदाहरण है। तो द्रव के बाद अब हम लोग देखेंगे गैस। अब हम लोग क्या देखेंगे? गैस, यानी ये पदार्थ का जो है वो तीसरा अवस्था है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ का तीसरा अवस्था का नाम क्या है, तो होगा गैस। तो गैस में क्या है, इसमें भी हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गैस में जो है आयतन तथा आकार, आयतन तथा आकार दोनों जो रहेगा वो क्या होगा? या निश्चित। दोनों क्या होगा? या निश्चित होगा। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, ना ही वॉल्यूम फिक्स रहेगा और ना ही आकार फिक्स रहेगा। तो गैस वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या हो? या निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है।
इसमें क्या है, गैस का जो है वो कंप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। गैस में कंप्रेशन बोले तो संपीड़न, संपीड़न जो है वो सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस अवस्था वाले पदार्थ का संपीड़न सबसे ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, गैस। गैस का सबसे ज्यादा संपीड़न अधिक होगा। सबसे ज्यादा संपीड़न यदि पूछा जाए तो किसमें होगा, गैस में। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ठोस, ठोस में जो है वो संपीड़न, ठोस में संपीड़न नगण्य होगा। संपीड़न इसमें क्या होगा, नगण्य। और नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर। नगण्य बोले तो ना के बराबर, यानी इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। द्रव में भी संपीड़न थोड़ा बहुत होता है। द्रव में संपीड़न क्या है, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन गैस जो है ना, गैस में जो है वो सबसे ज्यादा, गैस में है वो सबसे ज्यादा संपीड़न है, यानी कंप्रेशन सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, संपीड़न होगा गैस। और गैस को जिस बर्तन में रखा जाएगा, गैस को और लिक्विड को जिस बर्तन में रखा जाएगा, गैस और लिक्विड को जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका आकार उसी के अनुरूप हो जाएगा। गैस या द्रव को जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका आकार उसी के अनुरूप हो जाएगा। और गैस का जो कण है, गैस के जो कण है, गैस के जो कण होते हैं वो इधर उधर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। गैस के कण जो है वो इधर उधर घूमने के लिए क्या है, एकदम स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र है, यानी इधर उधर बेहिचक घूम सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन गैस जो होगा वो सबसे कम होगा। इसमें आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल जो होगा वो सबसे कम होगा। सबसे क्या होगा, कम होगा। इसमें गैस में, इसमें आकर्षण बल क्या होगा, सबसे कम होगा। और इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लें। गैस पहला क्या देखें कि इसमें ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, दोनों में कोई भी निश्चित नहीं है। गैस को जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका आकार उसी के अनुरूप हो जाएगा। ठीक है, गैस का सबसे ज्यादा संपीड़न होगा। गैस का संपीड़न ज्यादा किसका होगा, गैस का। संपीड़न बोले तो कंप्रेशन। गैस को चाहे देखते ना कि 10 केजी या 14 केजी गैस सिलेंडर में उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके भर दिया जाता है, उसको कंप्रेस करके रख दिया जाता है गैस सिलेंडर के अंदर। लेकिन ये सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे पदार्थ का जो चौथा अवस्था है, पदार्थ का कौन सा चौथा अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ जो मैटर है वो आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा का नाम आप सुने होंगे, प्लाज्मा का नाम आप सुने होंगे। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कंपटीशन में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन पदार्थ का चौथा अवस्था है, तो पदार्थ का चौथा अवस्था आपका है प्लाज्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, पदार्थ का चौथा अवस्था का नाम क्या है आपका, प्लाज्मा। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे यह पदार्थ का चौथा अवस्था है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन पदार्थ का चौथा अवस्था है, तो आंसर क्या होगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है आपका यह उच्च तापमान पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। ये उच्च तापमान पर आयनित होकर, क्या होकर, आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाता है,
गैसीय अवस्था में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है, तो वो प्लाज्मा का होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, तो प्लाज्मा का होगा। सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, तो ये आपका होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का। इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। इसमें टेम्परेचर कम रहेगा और इसमें टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। जो एरो ऊपर दिखा रहा है उसको ज्यादा हम समझेंगे और जो एरो नीचे दिखा रहा है उसको हम कम समझेंगे। ठीक है, तो उच्च तापमान पे ये आयनित होकर किस अवस्था में आ जाते हैं, गैसीय अवस्था में। सबसे ज्यादा तापमान किसका होगा, तो प्लाज्मा का होगा। सबसे ज्यादा कम तापमान किसका होगा, तो ये आपका होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का। और ये इसका यूज कहाँ है, आप लोग सुने होंगे फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये ट्यूब में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और नियॉन बल्ब में भी, नियॉन बल्ब में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्लाज्मा का। और क्या है, सूर्य तथा तारों में ईंधन के रूप में ये पाया जाता है। सूर्य और तारा में क्या होता है, किसके रूप में रहेगा, ईंधन यानी फ्यूल। ये फ्यूल के रूप में रहता है। सूर्य और तारा में हाइड्रोजन और जो हीलियम रहता है, आप लोग जीके जीएस में पढ़े होंगे कि सूर्य में जो है वो दो चीज ज्यादा है, हाइड्रोजन और हीलियम। किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में। तो इसीलिए सूर्य और तारों में ये फ्यूल के रूप में रहता है, यानी ईंधन के रूप में। यानी प्लाज्मा अवस्था समझ लीजिए, सूर्य का बाहरी तापमान लगभग कितना है, लगभग 6000 है। अब उतना तापमान में ये रहता है। और सूर्य ये चमकता है कि नहीं, सूर्य जो है वो क्या होता है, चमकता है। तारा भी जो क्या है, वो चमकता है। किसके कारण, तो ये जो चमकता है वो प्लाज्मा के कारण चमकता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य और तारे क्यों चमकते हैं, तो मेरा जवाब होगा प्लाज्मा के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि पदार्थ का जो चौथी अवस्था है वो आपको समझ में आ गया होगा। डस्टर किधर चला गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ का क्या देखेंगे, पांचवी अवस्था। प्लाज्मा का एग्जाम्पल यदि पूछा जाए तो ये पूरा गाढ़ा मटेरियल होता है। पदार्थ का क्या है, पांचवी अवस्था हम लोग देखते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है ये पदार्थ का क्या है, यह पदार्थ का क्या है, पांचवा अवस्था है। क्या अवस्था है, पांचवा। और इसका तापमान जो होता है, इसका तापमान बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका तापमान जो होगा वो परम ताप के नजदीक होता है। इसका तापमान परम ताप के नजदीक होगा, परम ताप के नजदीक। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि परम ताप क्या है। तो परम ताप उसको कहते हैं जिसका तापमान -273.16 केल्विन के बराबर हो, तो उसको हम परम ताप कहते हैं। मतलब इस तापमान से, इससे ज्यादा कोई कम तापमान हो ही नहीं सकता है। इसी को हम क्या कहेंगे, परम तापमान कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पदार्थ का पांचों जो अवस्था है वो आप आसानी से समझ गए हैं। एक बार हम आपको रिमाइंड कर देते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा कि पदार्थ का मुख्य रूप से कितने अवस्था हैं, तो 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जानकारी के हिसाब से हम लोग पदार्थ के कितने अवस्था को देखें, तो 5 अवस्था को देखें। पहला क्या था मेरा, सॉलिड था। दूसरा क्या था, लिक्विड। और तीसरा क्या था, गैस। चौथा क्या था आपका, प्लाज्मा। और पांचवा क्या था आपका, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सब क्या है, पदार्थ का अवस्था है। ठोस में हम लोग क्या देखें, सॉलिड में हम लोग क्या देखें कि आयतन यानी वॉल्यूम और आकार,
यानी साइज, ये सब क्या था, निश्चित था। ये सब क्या था सर, इसमें निश्चित था। आकार भी निश्चित, वॉल्यूम भी निश्चित। लेकिन दरों में क्या हुआ, दरों में जो है वो आयतन तो निश्चित हो गया, आयतन क्या हो गया, निश्चित हो गया, लेकिन आकार निश्चित नहीं हुआ। और गैस में क्या, कुछ भी निश्चित नहीं हुआ। गैस में क्या हुआ आपका, कुछ भी निश्चित ना हुआ, ना ही वॉल्यूम निश्चित हुआ और ना ही साइज निश्चित हुआ, दोनों में कुछ भी निश्चित नहीं हुआ। प्लाज्मा में मैंने क्या देखा कि इसका तापमान सबसे ज्यादा होता है, प्लाज्मा का तापमान सबसे ज्यादा है, और ये पदार्थ का चौथी अवस्था है। यह सूर्य और तारे जो चमक रहे हैं इसी के कारण। और फिफ्थ क्या था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी ये पदार्थ का पांचवा अवस्था है जिसका तापमान परम ताप के नजदीक होता है। अब सवाल पैदा होता है कि परम ताप किसे कहते हैं, परम ताप किसे कहते हैं। तो जिसका तापमान -273.16 केल्विन के करीब हो या उसके बराबर हो, तो उस तापमान को हम परम ताप कहते हैं। और एक चीज और, -273.16 को हम इसको हम इससे ज्यादा कुछ कम, इससे कम तापमान हो ही नहीं सकता, इससे कम तापमान कोई भी चीज का नहीं होगा। और जीरो डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन दोनों क्या है, बराबर है। या तो अब 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर 273.16 केल्विन बोलिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 लेके आए थे जिसमें पदार्थ के 5 अवस्था को हम लोग देखे हैं। इस तरह का नोट्स या एमसीक्यू टेस्ट देने के लिए आप हमारे आइंस्टाइन एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। और ये मेरा ऐप भी है, इसी का नाम से आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ, इस नाम से यदि आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करते हैं तो आपको ऐप जो है वो 1 या 2 नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आप उसमें आराम से हर चैप्टर का नोट्स वगैरह डाला गया। अभी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो है वो नोट्स पूरा फुली नोट्स कंप्लीट